तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा की हम सब पर आशीर्वाद बना रहे और आप सब जिंदगी में तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी के साथ में। तो दोस्तों, आज है डेट कितना, 7 अगस्त, 7 सितंबर, सॉरी बार बार मुझे पता नहीं क्यों अगस्त ही याद आता है। 7 सितंबर है बेसिकली। और आज का न्यूज़पेपर जो इकोनॉमिक टाइम्स आता है, आप सभी दोस्तों ने अब तक पढ़ लिया होगा, मैंने भी इसको पढ़ लिया। तो ऐसी कोई विशेष न्यूज़ तो आज की नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो है कि भारत सरकार जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री आप सब जानते हैं कौन है मिनिस्टर, निर्मला ताई जी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट के बारे में हम सब जानते हैं, मैंने कई बार बता रखा है। इस डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है बजट बनाना। सबसे जो भारत में बजट कौन बनाता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही बनाता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बेसिकली एक भारत के ऊपर कितना विदेशी कर्जा है, इंडिया के ऊपर, इंडिया एक्सटर्नल डेट जो विदेशी है ना, एक तो कर्जा दो तरह से हो सकता है। एक तो डोमेस्टिक भीतर ले लिया, इंडिया के बैंक से ले लिया, एक अमेरिका के बैंक से लिया या अमेरिका से उधार लिया। तो जो बाहर से उधार लेंगे वो एक्सटर्नल डेट करेगा, जो इंटरनल लेंगे उसको इंटरनल डेट कहेंगे। तो भारत के ऊपर विदेशी कर्जा कुल कितना है, इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करी है दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए न्यूज, आप इसको न्यूज देते, इंडिया जो एक्सटर्नल डेट है वो क्या लगभग स्टेबल है। और पिछले साल से जो 2021-22 था उसकी तुलना में जो 2022-23 खत्म हुआ है अभी, इसमें थोड़ा सा है ना, जो जीडीपी का परसेंटेज वाइज उसमें कुछ डिक्लाइन आया है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखो, मैं आपके लिए रिपोर्ट का ये फर्स्ट पेज लेके आया हूँ। 108 पेज की, 108 पेज की रिपोर्ट है ये। लेकिन इतना डिटेल में तो हमको पढ़ना नहीं, हमको तो मुश्किल से एक पेज में, एक लाइन में, दो चार लाइन में पढ़ना है इसको। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? देखो, इंडियाज एक्सटर्नल डेट, भारत के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है, इसके बारे में ये रिपोर्ट दी है। कौन से वर्ष के लिए? 2022-23 2022-23 फाइनेंशियल आप सबको पता है समाप्त हो चुका है, जिसका लास्ट डे होता है कब? 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को भारत के ऊपर कुल कितना विदेशी कर्ज था, इसके बारे में ये रिपोर्ट डिस्कस करती है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बना दिया और इसका डेट भी देख सकते हैं, सितंबर 2023। बेसिकली कल 6 सितंबर को ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। तो आप इससे क्लियर हो सकते हैं कि जो भारत का एक्सटर्नल डेटा है ना, डेट है, उसका डेटा कौन जारी करता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, आरबीआई भी जारी करता है। लेकिन जो आज ये रिपोर्ट आई है बेसिकली ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी करी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री लगभग 1993 से इसको एनुअली जारी करती है दोस्तों। हर साल जब खत्म हो जाता है तब उसका डेटा था कि उस साल में क्या विदेशी कर्ज था, उसका डेटा जारी करता है। तो अब आप इसको तैयार हो जाए सुनने के लिए, मजा आएगा। हम सबको लगता है कि भारत, कई लोग ऐसे जो निराशावादी वो सोचते हैं कि भारत में तो बहुत एक्सटर्नल डेट जो विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम तो क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, भारत देश का दिवाला निकल जाएगा, इतना सारा विदेशी कर्ज ये है वो डीम, कैसे तमाम प्रकार की रिपोर्टें आती जाती रहती है। कई सारे छोटे भाई के नेता टाइप क्या रहते हैं, सॉरी छोटे भाई जो न्यूज़पेपर टाइप के होते हैं ना, उनको खुद को ना समझ होती है, लेकिन वो इसको बार बार में ऐसे रिपीट करते रहते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया पे जो कर्जा है वो बहुत हाई है, क्या इसको इंडिया सर्विस कर सकता है, मतलब पेमेंट कर सकता है, सब कुछ डिटेल के बारे में देखेंगे। क्या इसके कंपोनेंट है, सब कुछ इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो, डेट दो प्रकार से होता है। कोई भी कर्ज ले, अगर इंडिया के अंदर ले, इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर विद इन इंडिया, तो उसको कहेंगे डोमेस्टिक डेट या इंटरनल डेट। डोमेस्टिक कह लो या इंटरनल कह लो, एक ही बात है। ये हमारा मुद्दा है नहीं आज का कि भारत ने भीतर कितना कर्ज लिया होगा, हमारा मुद्दा है कि इंडिया ने विदेश से कितना कर्ज लिया। तो अगर इंडिया के आउटसाइड हमने जापान से उधार लिया, इंडियन के आउटसाइड जापान से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया, या फिर है ना अमेरिका की कोई बैंक से ले लिया लोन, अमेरिका के शेयर मार्केट से किसी ने डेट ले लिया, कोई जैसे इन्फोसिस ने, तो ऐसे लोन को कहते हैं, कर्ज को कहते हैं एक्सटर्नल डेट कहते हैं। अब देखो, ये समझ लो बात को कि जो ये विदेशी कर्ज है ये केवल सरकार नहीं लेती, ये कोई प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है और भी कोई संस्था ले सकती है। तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। देखो, एक्सटर्नल डेट का एक लाइन में मतलब हम समझ गए कि भारत के बाहर से कोई उधार ले रहा है। अब भारत के बाहर से उधार कौन ले सकता है? गवर्नमेंट ले सकती है, गवर्नमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने, आप देखा होगा, कई बार विदेशों से उधार लेते हैं। जापान की मदद से बुलेट ट्रेन बन रही है, तो क्या फ्री में थोड़ा दिया जापान ने पैसा, उधार दिया। कई बार हम वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हैं, गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक के कई सारे फंडिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं, एग्रीकल्चर कंपटीशन जो कम्पिटेटिव प्रोजेक्ट है वो चल रहा है।
स्टार्स प्रोजेक्ट चल रहा है, और कई सारे रोड डेवलपमेंट के, वाटर के ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड बैंक की मदद से। और कई बार हम है ना, और कई सारी जैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक से संस्था ले लेते हैं। ऐसे कई देशों से हमको क्या मिलता है, हमको उधार लेते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कल गवर्नमेंट नहीं लेते दोस्तों, बाहर से कई विदेश जो इंडियन कंपनियां वो विदेश से उधार लेती है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या कहते हैं, ये शब्द याद रखना, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल का मतलब देखो इसके नाम से स्पष्ट है, क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं। कहां से, एक्सटर्नल से, बाहर से। किस लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए। सपोज करो इंडिया की इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंपनी है, टाटा कंपनी है, इनको पैसा चाहिए, ये बाहर की कंपनी से या बाहर की कोई बैंक से उधार लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो जाएगा। कई बार इसमें है ना NRI डिपॉजिट भी होता है। NRI डिपॉजिट भी इसका एक कंपोनेंट होता है। कैसे, NRI डिपॉजिट सपोज को एक कोई लक्ष्मी निवास मित्तल है, रहते लंदन में, उनको सपना है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करूंगा, तो उन्होंने पैसा जमा किया, तो एक तरह से क्या इंडिया के लिए उधार है। भाई बैंक में जो पैसा जमा करता है वो उधारी होती है। मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो मेरे लिए, तो बैंक के लिए वो क्या है, उधारी है। तो NRI डिपॉजिट कई सारे विदेशी लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं इंडियन, वो इंडिया के बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, तो उसको NRI डिपॉजिट कहते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या, एक तरह से एक्सटर्नल डेट होता है। तो एक्सटर्नल डेट कई प्रकार से होता है, गवर्नमेंट भी लेती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी लेती है, और NRI डिपॉजिट भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डेट होता है उसको कई भागों में बांट सकते हैं। डेट होता है एक तो शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म डेट ऐसा डेट होता है जो 1 साल के अंदर चुकाना होता है। भाई 1 साल के अंदर अंदर में, मैंने जैसे कभी लोन लिया था, अब 1 साल के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना है। एक होता है लॉन्ग टर्म, अभी नहीं चुकाना, 2 साल 5 साल बाद, 10 साल बाद, मोर देन 1 ईयर, 10 साल बाद कोई पैसा चुकाना। तो आप बताओ मुझे कौन सा डेट अच्छा होता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे कि सर लॉन्ग टर्म डेट अच्छा होता है। क्यों, सपोज करो मुझे पे 1 लाख रुपए उधार है, अगर मुझे 1 लाख रुपए 2 दिन बाद लौटाने तो मुझे मुश्किल है, लेकिन 1 लाख रुपए मुझे 10 साल में लौटाने, तो धीरे धीरे मेरे पास टाइम है पैसा कमाने के लिए भी, चुकाने के लिए भी। तो हमेशा लॉन्ग टर्म डेट को अच्छा माना जाता है। तो यहां तक बात ठीक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब हम फॉरेन से डेट लेते हैं, एक्सटर्नल डेट, जो विदेश से कर्जा लेते हैं, मैंने बताया सरकार भी लेती है और प्राइवेट कंपनियां भी लेती है। ये बेसिकली आप किस करेंसी में ले, हम विदेश से कर्जा तो ले रहे हैं, जैसे हम विदेश से अमेरिकन डॉलर में कर्जा ले सकते हैं, तो हम डॉलर में बोरो कर सकते हैं। अगर जापान से कई बार हम येन में भी उधार ले लेते हैं। कई बार हम है ना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राउट, इसमें उधार ले लेते हैं। कई बार हम इंडियन रुपए में भी उधार ले लेते हैं। सोचो आप, मतलब फॉरेन से हम इंडियन रुपये में भी उधार ले लेते हैं। जैसे कई बार, जैसे कि स्पाइस बॉन्ड होता है, मसाला बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा, स्पाइस बॉन्ड या मसाला बॉन्ड। ये मसाला बॉन्ड में इंडियन कंपनी बाहर से इंडियन रुपये में उधार लेती है। तो सर ये कैसे, वहां का आदमी के पास डॉलर में कैसे उधार लेंगे, तो ऐसे लेते हैं दोस्तों। जैसे कि सपोज करो इन्फोसिस को पैसा चाहिए, वो गया न्यूयॉर्क में, उसको कि मेरे को इंडियन रुपये में उधार चाहिए, तो वहां के लोकल लोगों के पास डॉलर है, तो पहले वो डॉलर को क्या करेगा, रुपये में कन्वर्ट करेगा, रुपये में कन्वर्ट करके इंडियन रुपये में वो उधार दे देगा। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा एक्सटर्नल डेट कई प्रकार से कई सारी करेंसी में डिनोमिनेटर होता है। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो बेसिकली इसमें डॉलर में ज्यादा डिनोमिनेटेड है, मतलब ज्यादातर पैसा हमने डॉलर में उधार लिया, लगभग 54% के आसपास हमने डॉलर में उधार लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पर दोस्तों इंडियन रुपये में लिया हुआ है, लगभग 29% के आसपास में। इसके बाद में कुछ मात्रा में SDR में ले रखा है, कुछ मात्रा में येन में ले रखा है। लेकिन जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई भारत के एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा कौन सा जो करेंसी डिनोमिनेशन है तो डॉलर है, सेकंड नंबर पर इंडियन रुपी है। ये दो टॉप 2 याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो डेटा है, सबसे पहले तो दोस्तों हम कंपेयर कर रहे हैं इसको किससे। एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, जो लास्ट रिपोर्ट आई थी बेसिकली 31 मार्च 2022 का डेटा हमको बताएगी। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अभी आज सितंबर में, बेसिकली ये रिपोर्ट फाइनेंशियल 2022-23 की समाप्ति की है, जो कब समाप्त होगा, 31 मार्च 2023। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पर जो विदेशी कर्ज है वो $624 बिलियन है। कितना है, $624 बिलियन है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 0.9% की ग्रोथ आई है। ज्यादा इनकी नहीं हुआ, मात्र एक साल में 0.9% की ग्रोथ हुई है। और हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो $624 बिलियन हो चुका। दोस्तों इसको जीडीपी के परसेंटेज में देखा जाए तो ये जीडीपी के परसेंटेज में लगभग 18.9% है। पिछले साल जो डेट था वो बेसिकली 20% था जीडीपी का। तो अगर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो ये इसमें हमें कमी आई है। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखो, जो कर्ज होता है ना बेसिकली वो हमेशा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका मैं बताऊं। मैं आपसे कहूं कि 1% पे 1 लाख रुपए का डेट है, ए है। अब मैं कहूं कि ये B% है, इस पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो आपको मैं पूछूं अब कौन सा आदमी, कौन सा पर्सन ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, तो आप में से हर आदमी कहेगा कि B कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन नहीं,
मैं अगर अगला डेटा दूं कि ये जो ए पर्सन है इस पर 1 लाख रुपए का कर्ज है, ये एक मजदूर है और इसकी सालाना इनकम 80,000 रुपए पर ईयर है, एक साल में ये 80,000 रुपए कमाता है, या सब या इसको सब 2 लाख रुपए मान लीजिए, चलो 2 लाख रुपए पर ईयर कमाता है और इसका कर्ज 1 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों जिस पे 1 करोड़ रुपए कर्ज है ये 100 करोड़ रुपए सालाना कमाता है, 100 करोड़ रुपए क्या करता है, एनुअली कमाता है। अब मुझे बताओ कैसे, कौन ज्यादा कर्ज है? तो अब आप देखोगे कि जो साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है उस पर 1 लाख रुपए कर्ज होना बहुत बड़ी बात है। कोई मजदूर पे 50,000 रुपए कर्ज होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई बिजनेसमैन है उस पर अगर 2-4 करोड़ रुपए का कर्ज हो तो उसको इतना बड़ी बात नहीं लगती। तो अगर मैं इसकी इनकम में देखूं, सालाना जो इनकम है इसका ये लगभग 50% कर्जा में है, तो बहुत ज्यादा कर्जा में है। लेकिन अगर मैं इसका देखूं तो इसका जो सालाना इनकम है इसका 1% ही क्या है, 1% ही इस पर कर्ज है। तो यही दोस्तों कंसेप्ट कहलाता है जीडीपी का परसेंटेज के रूप में। अगर मैं नेपाल और इंडिया की मैं कंपेयर करूं, नेपाल पे कितना कर्ज है और इंडिया पे कितना कर्ज है, तो इंडिया तो बड़ा देश है भाई, इंडिया की जीडीपी बड़ी है, यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हर चीज में ज्यादा है। तो यहाँ पर तो दोनों के बीच अगर बराबर भी कर्ज होगा तब भी नेपाल पे ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो उन बात को, नेपाल पे छोटा कर्ज भी बड़ा दिखता है, इंडिया पे बड़ा कर्ज भी छोटा दिखेगा। तो इसको कैसे करें पता? तो सर इसकी इनकम का परसेंटेज निकाल लो आप। तो सपोज को नेपाल साल में 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और इस पे है ना कर्ज 20 रुपये है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई इस पर जो कर्ज है ना इसकी इनकम का जीडीपी का 20% कर्ज है। इसी प्रकार से सपोज को इंडिया का क्या है, इंडिया पे 1,000 रुपए इंडिया के प्रोडक्शन है, साल भर में इनकम है, अब इस पे कितना कर्ज है, सपोज को 300 रुपए कर्ज है, तो अब हम कह देंगे कि इसका 30% ऑफ जीडीपी है। अब हम तुलना कर सकते हैं कि दो जीडीपी के परसेंटेज में किस पे ज्यादा कर्ज है, जिस पे ज्यादा कर्ज है वो देश ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म में नहीं कहा जा सकता है, एब्सोल्यूट टर्म में तो इंडिया में 300 है, यहाँ क्या 20 रुपए कर्ज है, तो इंडिया का 15 गुना दिख रहा है, लेकिन नहीं हमारी इनकम भी ज्यादा है इसलिए हम पे बड़ा कर्ज भी कम दिखता है। तो इसलिए क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालेंगे। तो अगर सपोज करो पिछले साल हमारी जीडीपी 100 रुपए थी इनकम और हम पे कर्ज था कितना, 20 रुपए, तो क्या कहेंगे हमको, इसको 20% हमारे जीडीपी का कर्ज है हम पे, ठीक है। लेकिन सबको अगले साल जीडीपी तो बढ़ेगी, ये जीडीपी बढ़ के 20 रुपए होगी और कर्ज बढ़ के सबको 30 रुपए हो गया, तो लगभग कितना हो जाएगा परसेंटेज में, 20% ही रहेगा। तो कर्ज तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी के परसेंटेज में नहीं बढ़ रहा। ऐसे ही हो सकता है कि कर्ज की अमाउंट बढ़े लेकिन जीडीपी के परसेंटेज के रूप में घट जाए। जैसे कि यहां हम एग्जांपल देखें, जो 31 मार्च का आप डेटा देखो, 619 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा विदेशी कर्ज था, जो बढ़ के कितना हो गया, 624 बिलियन डॉलर हो गया। ये डेटा तो आपको याद रखना है, 624.7 बिलियन डॉलर। लेकिन दोस्तों बढ़ के साल में जीडीपी बढ़ी, तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हमारे ऊपर कर्ज घट गया। जो पिछले साल 20% ऑफ जीडीपी था, अगर हम 100 रुपए प्रोडक्शन कर रहे थे तो 20 रुपए हमारे ऊपर क्या था, विदेशी कर्ज था। लेकिन अब दोस्तों जो 2022-23 के एंड की बात है, वो हम पर जो जीडीपी का डेट है वो 18.9% ऑफ जीडीपी है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 18.9 रुपए हम पे विदेशी कर्ज है। तो परसेंटेज की तुलना में जीडीपी में जो हमारा वो क्या कहते हैं, कर्ज कम हुआ है ओवरऑल। एब्सोल्यूट टर्म में कभी भी नहीं देखा जाता, हमेशा परसेंटेज में देखा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि पिछले साल की तुलना में इस साल भारत पर जीडीपी का जो परसेंटेज में डेट कम हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यूपीएससी के प्री में ये सीधा स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, ठीक है बात यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मैंने बताया कि जो डेट होता है 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। तो जो इंडिया पर डेट है ना दोस्तों, जो इंडिया पर डेट है, एक्सटर्नल डेट, विदेशी कर्ज है, ये विदेशी कर्ज में लगभग कितना लॉन्ग टर्म है, कितना 79%, और शॉर्ट टर्म में कितना है, शॉर्ट टर्म लगभग 20% अबव है। तो ये अच्छी बात है। भारत का जो एक्सटर्नल डेट है उसमें एक लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है, मतलब लंबे टाइम में चुकाना है, तो ये अच्छी बात है। तो इसको भी पूछा जा सकता है प्री के एग्जाम में, सिंपल कि भारत का एक्सटर्नल डेट में लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको आप याद रखना। डेटा आपको याद नहीं रहे लेकिन ये कंसेप्ट फिगर याद रखना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म का जो डेट है वो ज्यादा है, ठीक है बात यहां तक। ये हमने इसका देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो एक बार आप इसको देखो, फिगर में देख लो। तो हमारे ऊपर सबसे पहले याद क्या रखना, हमारे ऊपर कितना एक्सटर्नल डेट है, 624 बिलियन डॉलर। अब आप में से कई लोग क्या कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे कि 624 बिलियन डॉलर कितना होता है। तो मैं इसको बता दूं, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, तो 624 इंटू क्या करो, 1 बिलियन में क्या होता है 100, इतना करोड़ किस में, डॉलर में। अब इसको डॉलर से फिर रुपए में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 82। अगर आप इतना मल्टीप्लाई करोगे तो डेटा आएगा, वो फिगर में आएगा। मैं ऐसे बता दूं, लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास है, 50 लाख करोड़ के आसपास क्या है हमारे ऊपर विदेशी कर्ज है, ठीक है बात यहां तक। अभी हम ये बात नहीं करेंगे ये कर्ज ज्यादा है कम है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
ठीक है बात इसका। इसके बाद दोस्तों जो हम आगे बढ़े तो इसमें देखो, अब विदेशी में मैंने बताया था, जो विदेश से कर्ज लेते हैं उसमें दो तरह की एंटिटी होगी। एक तो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट क्या होती है, सोवरिन होती है। तो एक तो होता है सोवरिन डेट, सोवरिन डेट जो भारत सरकार ने कर्ज लिया है। एक होता है क्या, ये नॉन सोवरिन या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लेती है जैसे इन्फोसिस वगैरह, तो नॉन सोवरिन डेट। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का डेट है ना दोस्तों, उसका कम है, लगभग 21% ही क्या है गवर्नमेंट का डेट है। बाकी कितना 79% के आसपास जो हमारे डेट का हिस्सा है वो प्राइवेट प्लेयर के द्वारा है। तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट पर डेट वैसे भी कम ही होना चाहिए। विदेशी कर्जा ज्यादा होने से गवर्नमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा एक कर्ज में डूबने की संभावना भविष्य में बढ़ जाती है। इसलिए इंडियन एक्सटर्नल डेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें अच्छी बात है कि सोवरिन डेट का हिस्सा कम है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल डेट में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा है, तो नहीं है, कम है, प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी ज्यादा है। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद मैंने बता दिया करेंसी वाइज सबसे ज्यादा हमने जो कर्ज लिया है वो यूएस डॉलर में लिया है, लगभग 54.6%। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने इंडियन रुपए में लिया है दोस्तों 29 या 30% के आसपास में। ये टॉप 2 है, आप इसको याद रख लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या इंडिया पे कर्ज ज्यादा है कम है, क्या इंडिया पे कर्ज ज्यादा है कम है। तो दो बातें याद करेंगे हम। सबसे पहले तो हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट जो विदेशी कर्ज कितना है, एक्सटर्नल डेट है दोस्तों वो हमारे ऊपर लगभग $624 बिलियन के आसपास है। तो ऐसे ही एक मैंने कंसेप्ट आपको बता रखा है, भारत के पास कई सारी विदेशी मुद्राएं भी आती, कमाते हैं हम एक्सपोर्ट करके, तो उसका एक भंडार बनाता है कौन, आरबीआई, जिसको क्या कहते हैं फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज। ये भी है आरबीआई, इसका मालिक है, आरबीआई की तिजोरी टाइप है, इसमें विदेशी मुद्रा रखता है। तो कितना है, ये लगभग $600 बिलियन के आसपास है। ये घटता बढ़ता रहता है और वीकली डेटा आता है, लेकिन मैं एवरेज मान लूं $600 बिलियन। तो आप इसको ऐसा देखो कि हम पे 600 रुपये 24 रुपये तो क्या कर्ज है, ठीक है, और 600 रुपये हमारे पास क्या है, बैंक में डिपोजिट है, बैंक में डिपॉजिट है। ये समझो किसी आदमी के पास 600, किसी आदमी पे 600 रुपये 24 रुपये तो कर्ज है और 600 रुपये उसके बैंक में जमा है। तो ओवरऑल उसमें कितना कर्ज हुआ, ओवरऑल उस पर $24 बिलियन कर्ज हुआ। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में, ऐसा कोई बहुत भारी मात्रा में हमारे ऊपर कर्ज नहीं कि हम उसको नहीं चुका सके। हम चाहे तो आज अभी के अभी इस $600 बिलियन से इसका कर्ज चुका सकते हैं, मामूली सा रकम हमारे ऊपर बचेगा। इसलिए इंडिया पर दोस्तों कोई ऐसा विशेष कर्ज एक्सटर्नल डेट नहीं है, ये कंट्रोल में है। भारत सरकार की पॉलिसी, मैं गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, भारत सरकार की बात कर रहा हूं। भारत सरकार की पॉलिसी शुरू से क्लियर है आजादी के बाद से कि हम पे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटर्नल डेट कम से कम लिया जाना चाहिए, मतलब मैनेजेबल लेना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट लेने के बहुत भारी मात्रा में प्रयास नहीं किए। बहुत सस्ता लोन मिलता है गवर्नमेंट को, क्या करता है गवर्नमेंट को, जब बहुत चीप लोन मिलता है तभी गवर्नमेंट इसका प्रयास करती है। जैसे जापान है, जापान हमारा सहयोगी देश है, दोस्त है। तो जापान ने अभी आपको पता होगा कि जो ये बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद मुंबई, लगभग 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट पे 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या करती है, लोन लेना पसंद करती है। वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक भी बहुत कम लोन इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है, लोन देता है और साथ में टेक्निकल सपोर्ट वगैरह भी करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार गवर्नमेंट लोन लेना पसंद करती है नहीं। जनरली इंडियन गवर्नमेंट बाहर से विदेश से लोन लेना पसंद नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट तो डोमेस्टिक बैंकों से उधार लेना पसंद करती है। तो इसलिए ये जो डेट है वो मैनेजेबल है, कोई विशेष चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों यही हमारा इशू था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।